खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ज़रा सोचिए मन में कि ऐसा एक समय जिस समय हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल करके और अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठे होकर के लड़ रहे थे। ये दोनों ही घटनाओं में दोनों ही एकजुट होकर के लड़ रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोनों ही 1940 आते आते एक दूसरे के विरोधी हो गए और ऐसा हो गया कि आगे चल कर के मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान शब्द की मांग कर दी। शब्द नहीं बल्कि एक देश की मांग कर दी। मुसलमानों ने हिंदुओं से अलग होने का फ़ैसला ले लिया। आखिर ऐसा क्या आया, क्या परिस्थितियाँ रही हैं, इसके बारे में हम लोग आज के अपने इस क्लास में देखेंगे और समझेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। देखिए आज का जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो है अब लगभग कंप्लीट होने की कगार पे आ चुकी है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। और हाँ, मेरा पूरा प्रयास है कि हम लोग ना चीज़ों को रटना नहीं बल्कि कहानी की तरह समझते चले। तो एक बार कड़ी को हम लोग जोड़ लें, उसके बाद पढ़ते हैं। देखिए, दरअसल 1919 में जिस समय खिलाफत आंदोलन आया था, हम लोगों ने इससे पहले क्लास में ये चीज़ पढ़ी है कि उस समय 1924 ईस्वी में तुर्की का जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, उसी ने स्वयं ही अब खिलाफत आंदोलन को मतलब जो ये क्या बोल रहे हैं, उसका युद्ध चल रहा था 1924 ईस्वी में, जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था तुर्की का, उसने खुद ही खलीफा पद को समाप्त कर दिया और जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। तो मुसलमानों को जो एक अहम मुद्दा था खिलाफत आंदोलन, जिसको लेकर के गांधी जी मुसलमानों का सहयोग दे रहे थे, ये सोच करके कि अगर मुसलमानों का सहयोग देंगे तो हिंदू और मुस्लिम एकता को बल मिलेगा और ये आगे चल करके स्वतंत्र राष्ट्र के आंदोलन के लिए बहुत ही कामयाब चीज़ बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाती है तो मुसलमानों का जो मेन अहम मुद्दा था वो समाप्त हो जाता है। पर उसी समय जो 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू करते हैं, वो अपनी चरम सीमा पर था और इसे देखते हुए मुसलमान भी इसमें सहयोग कर रहे थे। परंतु 1922 का चोरा चोरी का हत्याकांड जो होता है, उस घटना की वजह से गांधी जी असहयोग आंदोलन को भी समाप्त कर देते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग या मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक बात समझ में आ जाती है कि कांग्रेस जो है वो कहीं भी सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। इस वजह से मुसलमान जो है वो धीरे धीरे हिंदुओं का समर्थन देना बंद कर देते हैं और उनके मन में ही साथ में ही जो जितने भी मुस्लिम लीग के नेता थे, वे तो अपनी रोटी ही सेक रहे थे, वे मुसलमानों को भड़काने का प्रयास करने लगते हैं। इधर अंग्रेज भी, वो भी तो यही चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एक ना हो। अगर एक हो जाएंगे तो ये जो आंदोलन चल रहा है उनके लिए बहुत ही गंभीर बनता चला जाएगा। तो मुसलमान भी अंग्रेज भी फूट डालो शासन करो की नीति का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे थे। और इधर मुस्लिम लीग के सदस्य भी यही कर रहे थे, वो भी मुसलमानों को भड़का रहे थे हिंदुओं के प्रति। और ये तब जाकर के पूरी जोड़ पकड़ लेता है जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है और चुनाव का प्रस्ताव आता है। 1937 में चुनाव होती है और जो कांग्रेस है वो भारी मतों से जीतती है और जीत करके अपनी सरकार बनाती है। मुस्लिम लीग नहीं जीतती है। तब मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको यह समझ में आ जाता है, उन्हें यह लगने लगता है, बल्कि ये कहें कि उन्हें यह लगता है कि अगर कांग्रेस सभी जगह अपना सरकार बनाएगी, वही जीतेगी, तो फिर मुस्लिम लीग के लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस वजह से उन्होंने अपनी कारण से वो मुसलमानों को क्या कहने लग जाते हैं कि ये जो मुस्लिम है ये तो भाई ये जो कांग्रेस है ये तो मुसलमानों के लिए काम ही नहीं कर रही है, तो केवल हिंदुओं के लिए काम कर रही है। और वो गांधी जी को कह भी देते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। गांधी जी को इस तरीके से वो संबोधित करने लग जाते हैं और इसी का प्रभाव, इसी का असर ऐसा होता है कि मुसलमान जो है उनके मन में अलग से पाकिस्तान या अलग से एक देश की भावना जो है वो जागने लग जाती है। जगाने में मेन जो हाथ था वो मुस्लिम लीग का ही था और कुछ हद तक अंग्रेज भी इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग, इन दोनों मुस्लिम लीग के माध्यम से किस प्रकार से पाकिस्तान की मांग आती है, इसी चीज़ को लेकर के हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। सबसे पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। देखिए, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता कमज़ोर होने लग गई थी। हम लोगों ने भी समझा इसे। सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला। भाई जब ये दोनों ही अलग हो जाएंगे तो सांप्रदायिकता तो भड़केगी ही। भड़कने से क्या होगा, ये सांप्रदायिक राजनीति की जो रोटी सेक रहे थे सभी नेताओं को बहुत ही वैल्यू मिल गया और उस सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिल गया। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राज्य की मांग को धीरे धीरे मजबूत किया। यहीं से मुस्लिम लीग जो था वो अलग से मुस्लिम राज्य की मांग करने लग गए। अब आगे चलते हैं।
तो देखिए हमारा ये जो इलाहाबाद अधिवेशन होता है 1930 में। इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? अल्लामा मोहम्मद इकबाल, यानी मोहम्मद इकबाल जो इसके अध्यक्ष बनते हैं। मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? यही करते हैं। और उत्तर पश्चिम भारत में ये कहते हैं, वहीं पर एक प्रस्ताव रखते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में एक संगठित मुस्लिम राज्य का विचार ये वहीं पे रखते हैं, और यानी अलग मुस्लिम राज्य की वैचारिक नींव रखते हैं, यानी विचारों से। ये नाम नहीं लेते कोई पाकिस्तान वगैरह के, नाम नहीं रखते। यानी अगर देखा जाए, अगर हम एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो जो इकबाल जी थे उन्होंने मुस्लिम राज्य का विचार रखा, उन्होंने पाकिस्तान नाम नहीं रखा, उन्होंने अलग से कोई नाम नहीं दिया, लेकिन विचार रखने वाले कौन थे? मोहम्मद इकबाल ही थे। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो रहमत अली चौधरी जो थे वे 1933 की घटना है। ये कैम्ब्रिज इंग्लैंड के एक छात्र थे। 1933 में एक पैम्पलेट ये प्रकाशित करते हैं जिसका शीर्षक होता है नाव और नेवर। ये रहमत अली चौधरी जो है ये एक पैम्पलेट प्रकाशित करते हैं, उसका शीर्षक है ये। पहली बार यहीं पर ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग भी करते हैं। दरअसल बात ये थी कि रहमत अली चौधरी के मन में ये तो भावना ये तो मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान, ये जैसे 1930 में जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और इकबाल ने जब विचार दिया तो रहमत अली चौधरी को ये बात तो समझ में आ गई थी कि अब तो भाई कोई नया राज्य बनेगा ही बनेगा, नया देश आएगा ही मुसलमानों के लिए। तो उनके मन में यह ख्याल आया कि जब नया देश आने ही वाला है तो उसका नामकरण क्या रखा जाए। इन्होंने अपने मन में सोचना स्टार्ट कर दिया। तो बस इन्होंने वही राज्य चुने इस पाकिस्तान के लिए, जो राज्य बहुत ही जहाँ पे मुस्लिम समुदाय जो है बहुत ज़्यादा संख्या में रहते थे, उन्हीं को चुना। और साथ में अगर ध्यान दें तो ये जो पाक है, PAK पाक जो है ये क्या है? ये मुसलमानों के भाषा में, यानी फ़ारसी भाषा में पाक का अर्थ होता है पवित्र। तो इनके लिए बहुत ही अच्छा शब्द निकल गया, तो इस वजह से उन्होंने राम रखा। जब देखें क्या क्या था भाई इसमें शामिल क्षेत्र, तो इसमें अगर पाकिस्तान में बात करें तो देखिए इसका अगर हम लोग क्रम से विच्छेद करते हैं तो क्या निकलेगा? P फॉर पंजाब निकलता है, A फॉर अफ़गानिया, हिंदी में अफ़गानिस्तान, K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, तान फिर बलूचिस्तान। ये सारे वो राज्य ऐसे थे जहाँ पर मुसलमानों का बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या थी। मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र थे। यहीं पर इन्हीं क्षेत्रों को वो शामिल करते हैं पाकिस्तान में। अब आते हैं अलीगढ़ योजना। यहीं से पाकिस्तान शब्द को मेन मुद्दा मिलने लग गया। हुआ क्या कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए कई सारे नाम आने नए राज्य के लिए मुसलमानों के एक नए राज्य के लिए कई सारे नाम आने लगे कि कौन कौन से राज्य शामिल किया जाए, क्या क्या नाम होना चाहिए, सब चीज़ आने लग गए। तो मुस्लिम लीग के ने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में जो था वो खासकर फजल हसन और हुसैन कादरी, ये दो जन जो थे इसके मेन थे। अलीगढ़ योजना में जो था इसमें होता क्या है, इसमें कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा प्रस्तुत होता है। क्या होता है? कुछ मुस्लिम नेता जो थे वो यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं क्या, भारत को 4 राज्यों में बांटने का सुझाव देते हैं। अलीगढ़ योजना से ही भारत को 4 राज्य, ये लोग पहले शुरुआत में तो कई सारी बातें आ रही थी ना, तो इस योजना में आता है कि भारत को 4 राज्यों में बांटा जाए। वो 4 राज्य कौन कौन से होता है? एक पाकिस्तान शब्द आता है निकल करके, एक बंगाल आता है, एक हैदराबाद आता है, एक हिंदुस्तान आता है। देख लीजिए, भारत को बांटने के लिए सिर्फ वो पाकिस्तान का प्रस्ताव नहीं लाते बल्कि और 3 राज्यों का भी प्रस्ताव और 3 देशों का प्रस्ताव ला देते हैं। यानी यहीं से भारत को बांटने का प्रयास शुरू हो जाता है। आज भी बंगाल के नाम पर बांग्लादेश चल ही रहा है और हिंदुस्तान तो हमारा देश है ही। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं चलने लग जाती हैं। तो इस तरीके से होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले में। हाँ, तो देखिए 1937 में क्या होता है ना कि 1937 का प्रांतीय चुनाव होता है। और 1937 का प्रांतीय चुनाव समझ लेते हैं। ये तो खैर हम लोगों ने बहुत बार अपनी क्लास में पढ़ा भी है इसको लेकर के कि मुस्लिम लीग को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, वो सफल नहीं हो पाता है मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस ने कई प्रांतों में क्या करती है, कांग्रेस कई प्रांतों में सरकार बनाती है कांग्रेस। और जिन्ना ने कांग्रेस पर ही कहा कि हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाते हैं, या गांधी जी पर विशेष रूप से लगाते हैं। जिन्ना कहते हैं कि गांधी जी जो है वो हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इस तरीके से वो जिन्ना जो आरोप लगा देते हैं, और जिन्ना का तो खैर काम यही था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रचार तेज यहीं से होता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो यहीं से तेजी से क्या होता है, आगे बढ़ने लग जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन्ना इसी समय में जिन्ना भी कहते हैं ये बात कि हम ना तो अंग्रेज़ों को और ना गांधी को मुसलमानों पर शासन करने देंगे। 1937 के चुनाव के समय ही जिन्ना कहते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अब तक हम पे अंग्रेज़ों ने शासन किया है और अब गांधी जी शासन करने वाले हैं, तो ना तो हम अंग्रेज़ों को शासन करने देंगे और ना गांधी जी को शासन करने देंगे। तो भाई ये बात तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि गांधी जी शासन नहीं करना चाहते, बल्कि गांधी जी तो और चाह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है एक हो जाए, है ना।
एक होंगे तभी तो जाकर के कोई भी कार्य अकेले जितना आसान नहीं होता है करना, वहीं अगर लोग मिल जाए तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीज़ तो मुसलमान जो हैं, वो सारे मुसलमान नहीं, वही मुस्लिम समुदाय जो कहते हैं ना, उस मुस्लिम लीग स्पेशली इसमें अपने रोल बहुत अच्छा निभाती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं लाहौर प्रस्ताव। देखिए यहीं से मेन इसका नाम स्टार्ट हो जाता है, पूरी तरीके से नाम तो नहीं लेकिन एक प्रस्ताव आ जाता है यहीं से। 23 मार्च 1940 की घटना है। स्थान था लाहौर, अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हीं के हाथों में बागडोर रहती है। पृथक मुस्लिम राज्य की मांग यहीं से होती है, ये मांग करते हैं और बाद में से पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। यहाँ भी ये पाकिस्तान शब्द का नाम नहीं रखा जाता है इसमें भी, ठीक है। पृथक पाकिस्तान की मांग को आंशिक मान्यता कहाँ से मिलती है, तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में मिलती है, ठीक है। यहाँ से भी ये पाकिस्तान तो कहते हैं लेकिन पाकिस्तान का नाम देखा जाए तो जो रहमत अली चौधरी थे उन्होंने पाकिस्तान का क्या किया था, अपने पर्चे पर लिखा था पाकिस्तान। और ये उन्होंने भी ये चीज़ें नहीं करी थी कि पाकिस्तान का जो है ना वो पर्चे पे सिर्फ नाम। तो रहमत अली चौधरी जो थे वे तो एक पर्चे पे ना और नेवर पैम्पलेट जो वो प्रकाशित करते हैं शीर्षक से, उसी पर वो लिख देते हैं पाकिस्तान शब्द का। बाकायदा बताते भी हैं कौन कौन से राज्यों को शामिल किया जाता है, लेकिन इन प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग तो देखते हैं, हाँ, पाकिस्तान की मांग को दरअसल देखा जाए तो बल कैसे मिलता है। तो देखिए पाकिस्तान की मांग को जो बल मिलता है वो ब्रिटिश सरकार की ओर से मिलता है, फूट डालो और शासन करो की नीति से। ये तो उनके शुरू से चलती आ रही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद बढ़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ भी इसमें बहुत योगदान देती है और सांप्रदायिक राजनीति का विस्तार हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बहुत डिटेल चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में कर रखी है, नहीं देखा हो तो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अब यहाँ से आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए हम लोग ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था ये तो हो चुका था 1937 के सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है, कांग्रेस इसमें भाग लेने से मना कर देती है, विश्व युद्ध में शामिल होने से कांग्रेस मना करती है। क्यों? क्योंकि भाई उनकी भी अपनी कुछ मांगे थी कांग्रेस की, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, तो दोबारा इसमें नहीं लाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्लास बहुत लंबा चला जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में आता है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और कारण क्या था अगर बात किया जाए तो अगस्त प्रस्ताव का विरोध, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध कर दिया था, क्योंकि 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव लाता है अंग्रेज, वो क्या दिखा रहे, वापस लालच देते हैं कि हम डोमिनियन स्टेट देंगे। डोमिनियन स्टेट की बात तो कब का कांग्रेस छोड़ चुकी थी, वो तो पूर्ण स्वराज्य पे आ चुकी थी, फिर भी वो लालच दिखा रहे, वही सारी घिसी पिटी बातें अपनी दोहराते हैं कि हम वही सब करेंगे। कांग्रेस को पता है ये बातें कि वो सिर्फ कहने की बात है। अब कांग्रेस कह रही है कि आपकी बातों से नहीं चलेगा काम, अब करके दिखाइए, आपने अब तक बहुत कह दिया, अब प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए। युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल करना, उनका कहना था कि आपने युद्ध को बिना पूछे भारत को युद्ध में क्यों शामिल कर लिया, हम तो युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते, लोकतांत्रिक मुद्दे आपके हैं, आपने देश को कहाँ हमारे देश को कहाँ लोकतांत्रिक आप दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे नहीं रहे, तो आप अपने देश अपने लिए अपने देश के लिए लोकतांत्रिक मुद्दे को लेकर के आया है, तो हमें भी तो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता दीजिए, तब तो हम शामिल होंगे। इस तरह से कांग्रेस ने कुछ अपनी बातें रखी थी। 1940 में उनको कुछ भी वो बातें नहीं स्वीकार किया उन्होंने, बल्कि एक नाम के लिए झूठ मूठ का एक प्रस्ताव ला दिया अगस्त प्रस्ताव के नाम से, इसी वजह से कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया था। ये स्टार्ट होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को, और इसमें गांधी जी जो थे वे 2 सत्याग्रहियों को बुलाते हैं। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, ये नहीं बुलाते हैं विनोबा भावे को। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। उद्देश्य क्या था इन लोगों का? उद्देश्य था कि अहिंसात्मक विरोध किया जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा दीजिए, हमें हम जो है अभिव्यक्ति का अर्थ क्या हो जाता है कि हम जो है हमारा जो व्यक्तित्व है हमें उसकी स्वतंत्रता तो दीजिए। आप जबरन हमें किसी भी घुसेड़ देते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, तो कम से कम हमें इतनी तो आज़ादी दीजिए कि हम अपने हिसाब से जी सकें, अपने देश में जी रहे हैं, सब कुछ तो आप ही के हिसाब से चल रहा है, पर कुछ तो स्वतंत्रता हमारी भी होनी चाहिए। इसी बात की लोग मांग करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो आज का हम लोग का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। अब अच्छा नहीं थोड़ा सा और रह गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण भी चलता है। वो कब चलता है? 5 जनवरी 1941 को, जो दूसरा उन्होंने सत्याग्रही को बुलाया था जवाहरलाल नेहरू को, वो दूसरा चरण में चलाते हैं। 5 जनवरी 1941 ईस्वी को शुरू करते हैं। इस सत्याग्रह में करीब 25,000 सत्याग्रही जेल तक जाते हैं। पर हाँ, गांधी जी जेल से बाहर रहते हैं, भाई वो जेल चले जाएंगे तो फिर आंदोलन तो हर बार समाप्त हो जा रहा है, ये भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए गांधी जी जेल से बाहर रख करके इस सत्याग्रह को चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और इसके साथ में इसी आंदोलन के समय दिल्ली चलो का नारा भी दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इस आंदोलन को क्या कहा गया? दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया है इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास समाप्त हो जाता है, नहीं बिल्कुल समाप्त हो गया, देख लीजिए आज का क्लास समाप्त हो जाता है।
तो अब हम लोग अगले वीडियो में आएंगे अगले क्लास के साथ में। और हाँ, ये दोनों जितने भी चीज़ें हैं ना, वो आप चाहे यूपीटीसीटी पीसीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, ज़रूरी है। आप लोग देखते के साथ छोड़ देते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको मज़ा ना आए, बट मज़ा के लिए नहीं, पढ़ने के लिए आते हैं, तो पढ़ाई के लिए चीज़ें देखिए। जब तक देखिएगा नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, आप लोग तैयारी करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।